नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं CNS स्टिमुलेंट्स। CNS स्टिमुलेंट्स ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को स्टिमुलेट करती हैं। तो ऐसी ड्रग्स जो ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं उनको हम कहते हैं CNS स्टिमुलेंट्स। CNS स्टिमुलेंट्स जो है वो मोस्ट वाइडली जो है वो यूज़ की जाती हैं। इसके क्लिनिकल यूजेस हैं और इसको ड्रग ऑफ एब्यूज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी ड्रग्स हैं कि अगर आप इनका यूज़ करते रहो तो ये बॉडी में डिपेंडेंस कॉज कर सकती हैं। पेशेंट इन पे डिपेंड करना शुरू कर देता है कि अगर वो ये मेडिसिन नहीं लेगा तो जो है वो उसकी बॉडी जो है वो काम नहीं करेगी। तो ये क्या है, डिपेंडेंस कॉज करती है, इसी वजह से इसको ड्रग ऑफ एब्यूज़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं CNS स्टिमुलेंट्स में। सबसे पहले आते हैं साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स, जो कि क्या है, आपकी अलर्टनेस को, मूड को इंक्रीज़ कर देती हैं, CNS को स्टिमुलेट कर देती हैं। उसमें ड्रग्स आती हैं कोकेन और निकोटीन। नेक्स्ट आती हैं हेलोसिनोजेंस, ऐसी ड्रग्स जो कि हेलोसिनेशंस कॉज करती हैं, मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे पैदा करती हैं, फ़ॉल्स परसेप्शन, चीज़ों के बारे में फ़ॉल्स परसेप्शन प्रोड्यूस करती हैं, ऐसी चीज़ें जो कि रियलिटी में मौजूद नहीं हैं। तो उन ड्रग्स को हम कहते हैं हेलुसिनोजेंस। इसमें ड्रग आती है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स। उसमें पहली ड्रग आती है कोकेन। कोकेन को जो है वो हाईली एडिक्टिव ड्रग कहा जाता है, मतलब जो कि पेशेंट में डिपेंडेंस कॉज कर सकती है, जिसके पेशेंट जो है वो आदी हो सकते हैं इस ड्रग के। और अगर इसको ड्रग को जो है वो हाई डोज में लिया जाए, एक ड्रग की होती है थेराप्यूटिक डोज के ऐसी डोज जो कि आपकी बॉडी में किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी ड्रग उसकी ओवर डोज यूज़ की जाए तो वो जो है वो एज अ ड्रग एब्यूज़ या उसकी डिपेंडेंस बॉडी में हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिक्टिव ड्रग या एब्यूज़ ड्रग। अब इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये किस तरह जो है वो एक्ट करती है। जो कोकेन है वो क्या है, मोनोअमाइंस के रीअपटेक को इनहिबिट कर देती है। मोनोअमाइंस कौन से हैं, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज़ होते हैं तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है, एक्टिवेट हो जाता है। तो मोनोअमाइंस में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन। अब नॉर्मली आपकी बॉडी में क्या हो रहा होता है कि आपने सिंपैथेटिक सिस्टम में पढ़ा था कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स वेसिकल्स में स्टोर होते हैं और वहाँ वेसिकल से आपके ब्लड में डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और जब ब्लड में इनका लेवल ज़्यादा हो जाता है ये दोबारा उन वेसिकल्स में क्या है, चले जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं रीअपटेक के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होके ब्लड में आया, ब्लड में ज़्यादा हो गया तो दोबारा वो क्या है, वेसिकल्स में चला जाएगा, इसको हम कहते हैं रीअपटेक। अब कोकेन का काम क्या है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन, इनके रीअपटेक को, मतलब ये ब्लड में आ गए हैं, दोबारा वेसिकल्स में नहीं जा सकते, इनके रीअपटेक को इनहिबिट कर देते हैं। जब इनकी रीअपटेक इनहिबिट हो जाएगी तो ब्लड में जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन, इनका लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब इनका लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या एक्टिवेट हो जाएगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा। तो ये इसका क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अब इसके बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, CNS पे इसके क्या इफेक्ट हैं, क्योंकि ये CNS को स्टिमुलेट कर रहा है। तो जब ये ब्लड में इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी तो ये आपका CNS क्या हो सकता है, ओवर एक्टिव हो सकता है। जब ये ओवर एक्टिव होगा तो ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को स्टिमुलेट कर देगा और कन्वल्जन्स और जो है वो ट्रिमर कॉज कर सकता है। इसके अलावा इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं कि ये कोकेन जो है वो ब्लड बॉडी टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ कर सकता है। इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं, कोकेन जो है उसको किसी भी सर्जरी करनी है किसी भी ऑर्गन की, जैसे आई की, नोज़ की या थ्रोट की, तो इसको एज अ लोकल एनेस्थेटिक जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या कॉज करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट इसकी आती हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। कोकेन को जो है वो सेल्फ एडमिनिस्टर किया जा सकता है, च्यूइंग के थ्रू, इंट्रानेसल मतलब नाक के थ्रू, स्मोकिंग से भी क्या है इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा अगर इसको इंट्रावीनस लिया जाए तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, रैपिड है। उसके बाद इसके आते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स। क्योंकि ये CNS को स्टिमुलेट कर रहा है तो ये पेशेंट में एनजाइटी कॉज कर सकता है, सीजर्स कॉज कर सकता है या कार्डियक एरिथमियास कॉज कर सकता है। नेक्स्ट ड्रग आती है निकोटीन।
निकोटीन जो है वो एक केमिकल है जो कि टोबैको प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है और इसको मोस्ट वाइडली जो है वो CNS को स्टिमुलेट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। इसका मेकनिज़म ऑफ एक्शन क्या है, इसके दो लो डोज और हाई डोज पे डिफरेंट जो है वो मेकनिज़म ऑफ एक्शन है। अगर इसको लो डोज पे यूज़ किया जाए तो ये गैंग्लियंस को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। जब गैंग्लियंस स्टिमुलेट होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो डीपोलराइजेशन हो जाएगी। डीपोलराइजेशन होगी तो क्या होगा कि पेशेंट जो है वो रेस्ट मतलब सुकून की हालत में आ जाएगा। तो लो डोज़ पे निकोटीन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। लेकिन अगर निकोटीन को जो है वो हाई डोज पे यूज़ किया जाए तो ये जो है निकोटीन गैंग्लियंस को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। जब गैंग्लियंस ब्लॉक होंगे तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्लॉक होगा तो सिम्पैथेटिक सिस्टम क्या है, एक्टिवेट होगा। तो जब इसको हाई डोज में दिया जाता है तो ये सिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। अब इसके एक्शंस क्या हैं कि ये क्या क्या इफ़ेक्ट शो करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, इसके क्या इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि ये ड्रग जो है वो हाईली लिपिड सॉल्युबल है। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकती है। जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है तो ये पेशेंट में अटेंशन को, लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। इसके अलावा इसके पेरिफेरल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है तो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकती है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर सकती है। तो ये इसके क्या है, GIT मोटिलिटी को क्या कर सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है। नेक्स्ट आती हैं कि थेराप्यूटिक यूजेस, इसको हम किन पर्पसेस के लिए, क्योंकि ये क्या है कि हाइपोटेंशन कॉज करती है। तो ये जिन पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है, मतलब हाइपोटेंशन के पेशेंट्स हैं, तो उनमें ये यूज़ की जा सकती है। इसकी आती है फार्माकोकाइनेटिक्स, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो ये ओरल रूट के थ्रू जो है इसकी एब्जॉर्प्शन क्या है, कम है। GIT से इसकी एब्जॉर्प्शन क्या है, अच्छी है, गुड एब्जॉर्प्शन है इसकी। इसके अलावा क्या है कि ये मेटाबोलाइज कहाँ होती हैं, लंग्स में होती है और लीवर में होती है और यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट होती है। इसके बाद आता है कि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है तो इसी से रिलेटेड इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स होंगे कि ये हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर सकती है, टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट इंक्रीज़ कर सकती है, पेशेंट की बॉडी में ट्रिमर्स कॉज कर सकती है, झटके मतलब और डायरिया कॉज कर सकती है। नेक्स्ट ड्रग्स आते हैं हेलुसिनोजेंस। इसमें ड्रग आती है लाइजर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड। अब ये ड्रग क्या करती है, ये भी सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। ये CNS के डिफरेंट साइट्स में जाके एक्ट करती है। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये मिड ब्रेन में प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं, उनमें ये सेरोटोनिन के रिलीज़ को, सेरोटोनिन को क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। सेरोटोनिन को एक्टिवेट करेगी तो मतलब क्या है, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है। तो ये मेनली किन रिसेप्टर्स, किस न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करती है, सेरोटोनिन को। नेक्स्ट आते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, क्योंकि ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है तो ये प्यूपिल की डायलेशन कॉज करा सकती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करा सकती है और बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स कि ये नोज़िया कॉज कर सकती है और मस्कुलर वीकनेस जो है वो कॉज कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग्स आती हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन एक सीरियस डिसऑर्डर है, ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट क्या है, सैडनेस और होपलेसनेस, नाउमीदी और उदासी की तरफ चला जाता है। पेशेंट जो है वो किसी भी काम करने में दिलचस्पी नहीं लेता, उसको किसी काम वो कोई भी काम कर ले उसको जो है वो प्लेयर फील नहीं होता। मतलब डिप्रेशन क्या है, सीरियस डिसऑर्डर्स एंड इट्स सिम्टम्स आर इंटेंस फीलिंग ऑफ सैडनेस, होपलेसनेस एंड इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेयर इन यूजुअल एक्टिविटीज़। मतलब पेशेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे डिप्रेस हो जाता है।
अब डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए बहुत सी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, उनको हम कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। तो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स की। सबसे पहले आती हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, मतलब जो कि सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करेंगी। सेरोटोनिन क्या है? सिंपैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि नर्व इम्पल्सेस को कैरी करने में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्सेस को कैरी करने में हेल्प करता है। ये आपके मूड को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये मेलाटोनिन एक हार्मोन है, उसके साथ मिलके ये आपके स्लीप और वेक साइकिल को जो है वो कंट्रोल करता है। तो पहली क्लास आती है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करेंगे। इसमें आती है ड्रग फ्लोक्सिटिन। नेक्स्ट आते हैं सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसमें ड्रग आती है डुलोक्सिटीन की। नेक्स्ट आते हैं एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। इसमें ड्रग आती है मिर्टेज़ापिन की। उसके बाद आते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, उसमें ड्रग आती है एमिट्रिप्टाइलिन। और लास्ट पे आते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, इसमें ड्रग आती है फेनल्सिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। अब ये क्या है कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसी ड्रग्स जो कि सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं उनको हम कहते हैं सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या हुआ कि ये ड्रग्स सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करेंगी। सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करेंगी तो ब्लड में क्या है या साइनेप्टिक क्लेफ्ट में सेरोटोनिन का लेवल क्या है? इंक्रीज़ हो जाएगा। सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये क्या है? आपके ब्रेन को, आपके मूड को क्या करेंगी? इम्प्रूव करेंगी। तो इनका काम क्या है? सेरोटोनिन लेवल को ब्लड में इंक्रीज़ करना। तो ये था इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कि इन्होंने सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करना है। रीअपटेक इनहिबिट होगी तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज़ होगा और डिप्रेशन को क्या है? ट्रीट करेगा। तो इसके थेरेप्यूटिक यूजेस क्या हैं कि ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ये डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जो जनरल एंजाइटी है उसको भी ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आती है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। ये ड्रग जो है वो ओरल रूट के थ्रू वेल अब्जॉर्ब होती है, इस बॉडी में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी जो हाफ़ लाइफ है वो अबाउट 16 to 36 आवर्स है, मतलब ये देर तक आपकी बॉडी में क्या है? मौजूद रहती है। इसके बाद इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स आते हैं। ये क्या कॉज कर सकती है? हेडेक कॉज कर सकती है, स्वेटिंग प्रोड्यूस कर सकती है या स्लीप को डिस्टर्बेंस कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आती है सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसमें ड्रग आती है डुलोक्सिटीन। अब डुलोक्सिटीन का क्या काम है कि ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों की रीअपटेक को क्या करती है? इनहिबिट करती है। तो रीअपटेक इनहिबिट होगी तो इनका लेवल क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। जब इनका लेवल इंक्रीज़ होगा तो सिम्पैथेटिक सिस्टम क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा। सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो डिप्रेशन जो है वो ट्रीट होगा। ये कहाँ पे मेटाबोलाइज होती है? लीवर में मेटाबोलाइज होती है। ओरली जो है वो इसको लिया जाता है। बॉडी में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसके अलावा ये यूरिन में क्या होती है? एक्सक्रीट होती है। लेकिन क्या है, अगर इसको फूड के साथ जो है वो लिया जाए तो इसकी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसको विदाउट फूड जो है वो लिया जाता है। इसकी हाफ़ लाइफ जो है वो 12 आवर्स तक है। नेक्स्ट क्लास आती है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। इसमें ड्रग आती है मिर्टेज़ापिन। अब मिर्टेज़ापिन का क्या है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कि ये अल्फ़ा-2 रिसेप्टर्स को क्या करती है? ब्लॉक करती है। अल्फ़ा-2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी तो ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की ट्रांसमिशन को क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। मतलब ये अल्फ़ा-2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगी। अल्फ़ा-2 रिसेप्टर पे जाके उनको ब्लॉक कर देगी। जब वो ब्लॉक होंगे तो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन क्या हो जाएगा? उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। उसका लेवल इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा कि सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और डिप्रेशन जो है वो ट्रीट होगा, डिप्रेशन कम हो जाएगा। तो लेकिन इसका क्या है? साइड इफ़ेक्ट है कि ये पेशेंट में जो है वो वेट गेन कॉज करती है। किस तरह वेट गेन कॉज करती है कि ये एपिटाइट को, भूख को क्या कर देती है? इंक्रीज़ कर देती है। जब एपिटाइट इंक्रीज़ होगी तो
वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा इसका सेडेटिंग इफ़ेक्ट भी है, तो इस वजह से ये स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में भी जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। मतलब ये डिप्रेशन और स्लीपिंग डिसऑर्डर दोनों के लिए यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट ड्रग की क्लास आती है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। इसमें ड्रग आती है एमीट्रिप्टाइलिन। एमीट्रिप्टाइलिन का भी क्या मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, वही मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है कि ये जो है वो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट करती है। ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट करने के साथ साथ सेरोटोनर्जिक, अल्फ़ा एड्रीनर्जिक, हिस्टामिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर्स को भी क्या करती है, ब्लॉक करती है। तो इसका मेन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है टू ब्लॉक द सेरोटोनर्जिक, अल्फ़ा एड्रीनर्जिक, हिस्टामिनिक एंड मस्करिनिक रिसेप्टर्स, इनको ये ब्लॉक करती है। इसके क्या हैं इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि ये क्योंकि सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज़ कर रही है, तो ये मूड को एलिवेट करेगी, मूड जो है वो इम्प्रूव करेगी पेशेंट का, पेशेंट की मेंटल अलर्टनेस को इम्प्रूव कर सकती है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो फिज़िकली इनएक्टिव हो जाता है, तो उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकती है। इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं कि इसको माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकता है। और नेक्स्ट आती हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। ये बॉडी में ओरल रूट के थ्रू जो है वो ली जाती है। इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन क्या है, अच्छी है, क्योंकि ये लाइपोफिलिक ड्रग है, तो ओरल रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होती है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग है, बॉडी में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती है और लिवर में मेटाबोलाइज होती है, और इसकी हाफ लाइफ जो है वो 4 to 17 आवर्स तक है। नेक्स्ट आते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स। ये क्या है, ड्राई माउथ कॉज कर सकती है, ब्लड विजन कॉज कर सकती है, और कॉन्स्टिपेशन जो है वो कॉज कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग की क्लास आती है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इसमें ड्रग आती है फेनल्जीन। मोनोअमाइन जो है वो ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो आपकी क्या है, नर्व और नर्व टिश्यूज़ में क्या है, एक एंजाइम है, प्रेजेंट होता है। मोनोअमाइन जो है वो क्या करता है कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की क्या करता है, ब्रेक डाउन कराता है। तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ये क्या करेगा, जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगी। जब उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जब उसका लेवल इंक्रीज़ होगा तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है, एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये इसका मेन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है कि ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। जब वो इनहिबिट हो जाएगा तो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की ब्रेक डाउन नहीं होगी, उनकी ब्रेक डाउन नहीं होगी तो उसका लेवल क्या है, इंक्रीज़ कर जाएगा। नॉरएपिनेफ्रिन के साथ साथ सेरोटोनिन और डोपामिन का लेवल भी क्या है, इंक्रीज़ कर देगा। इसके एक्शंस क्या हैं कि ये क्या करती है, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देती है। थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं भाई, इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट्स में पढ़े हैं, तो ये डिप्रेशन जो है वो ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। इसके अलावा जिनकी जो है वो लो साइकोमोटर एक्टिविटी है, पेशेंट की मतलब अलर्टनेस और मूड को भी जो है वो इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आती हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। ये ड्रग जो है वो ओरल रूट के थ्रू वेल एब्जॉर्ब होती है और मेटाबोलाइज होती है, लीवर में होती है मेटाबोलाइज, और यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट होती है। इसके अलावा इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स आते हैं, ये क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, तो इस वजह से ये हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकती है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर सकती है, टैकीकार्डिया कॉज कर सकती है, और हेडेक कॉज कर सकती है। नेक्स्ट जो है वो ड्रग्स स्टार्ट करते हैं, न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग्स या एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स हैं जो कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स को जो है वो ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर्स में मोस्ट कॉमनली डिसऑर्डर है वो है शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट जो है वो पेशेंट की थॉट्स को, पेशेंट की फीलिंग और बिहेवियर को जो है वो अफेक्ट करती है। मतलब पेशेंट जो है वो
क्या हो सकता है उसमें हेलुसिनेशन और डिल्यूजन कॉज हो सकती हैं। हेलुसिनेशन मतलब ऑब्जेक्ट्स के बारे में फ़ॉल्स बिलीव्स पैदा कर लेना, ऐसी चीज़ जो रियलिटी में मौजूद ही नहीं है, लेकिन वो पेशेंट्स क्या है कहते हैं कि वो रियलिटी में मौजूद है। तो मतलब ये ऐसा डिसऑर्डर है जो कि पेशेंट की जो है वो फीलिंग को, बिहेवियर को और थॉट को अफ़ेक्ट करता है। किस वजह से होता है ये इसमें क्या होता है कि डोपामीन की एक्टिविटी जो है वो डोपामीन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। डोपामीन लेवल किन ब्रेन के डिफरेंट रीजन, स्पेसिफिक रीजन्स में जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है डोपामीन का लेवल। किस रीजन में, मीज़ोलिम्बिक और मीज़ोकॉर्टिकल रीजन में डोपामीन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि ग्लूटामिक एसिड की एक्टिविटी मिड ब्रेन में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या है इसमें बेसिकली डोपामीन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है पेशेंट में। इसके लिए डिफरेंट जो है वो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। कुछ टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स यूज़ की जाती हैं जिनकी लो पोटेंसी होती है, उसमें आती है ड्रग क्लोरप्रोमाज़िन। ऐसी टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स जिनकी पोटेंसी हाई होती है, उसमें ड्रग आती है हैलोपेरिडोल। और तीसरी ड्रग आती है एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स जिसमें ड्रग आती है क्लोज़ापाइन। अब इन का जनरल मैकेनिज़्म पढ़ते हैं कि ये न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स जो हैं वो किस मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले क्या कि ये डोपामीन के लेवल को इंक्रीज़ कर रही हैं, तो हम मकसद क्या है कि डोपामीन के लेवल को बॉडी में कम करना है। तो ऐसी ड्रग्स बनाई जाएंगी जो कि डोपामीन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी। तो सबसे पहले इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है क्या है कि न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स जो हैं वो डोपामीन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। जब डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो डोपामीन जो है वो नहीं रिलीज़ होगा। डोपामीन रिलीज़ नहीं होगा तो वो जो है वो शिज़ोफ्रेनिया को ये ट्रीट करेंगी। दूसरा क्या है कि ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्रेन में क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। तो नेक्स्ट क्या है, सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी इन द ब्रेन। तो दीज ड्रग्स इनहिबिट द सेरोटोनिन रिसेप्टर्स एक्टिव ब्लॉक हो जाएंगे तो सेरोटोनिन जो है वो रिलीज़ नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं एक्शंस इसके बॉडी पे। तो ये क्या करती है, एंटी साइकोटिक एक्शन, मतलब डोपामीन के लेवल को कम कर देती है। तो ये शिज़ोफ्रेनिया के वजह से जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको जो है वो कम करेगी। इसके बाद इसके क्या हैं, इन ड्रग्स के, एंटी साइकोटिक ड्रग्स के एंटी एमेटिक इफ़ेक्ट्स भी हैं, मतलब वॉमिटिंग को जो है वो स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। तो दीज ड्रग्स हैव एंटी एमेटिक इफ़ेक्ट्स। इसके बाद इन ड्रग्स के क्या हैं, एंटी मस्करीनिक इफ़ेक्ट्स भी हैं, मतलब एंटी कलिनर्जिक इफ़ेक्ट भी ये प्रोड्यूस करती हैं। थेराप्यूटिक यूजेस इसके क्या है कि वही शिज़ोफ्रेनिया के लिए इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नौज़िया और वॉमिटिंग की वजह से, ड्रग्स की वजह से जो नौज़िया और वॉमिटिंग होती है उसको भी ट्रीट करने के लिए जो है वो न्यूरोलेप्टिक्स को यूज़ किया जाता था। इसके अलावा जो है वो सीवियर, अगर पेशेंट में जो है वो सीवियर एंजाइटी जो है, या पेशेंट को जो क्रोनिक पेन से सफ़र कर रहा है, तो शदीद किस्म की पेन से सफ़र कर रहा है या सीवियर एंजाइटी से सफ़र कर रहा है, तो उसमें भी इन न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स को जो है वो कॉम्बिनेशन में जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आती हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ये ड्रग ओरली ली जाती है। इसकी गुड जो है वो ओरल एब्जॉर्प्शन है, लेकिन ओरल एब्जॉर्प्शन इसकी वेरिएबल होती है। इसके अलावा ये लाइपोफिलिक ड्रग है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। इसके बाद आते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स। ये मूवमेंट डिसऑर्डर कॉज कर सकती है, पेशेंट की बॉडी में ट्रिमर्स कॉज कर सकती है, यूरिनरी रिटेंशन कॉज कर सकती है। तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग्स आती हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो कि एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं उनको हम कहते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एपिलेप्सी क्या है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन में जो है वो सडन या रैपिड डिस्चार्ज होता है न्यूरॉन्स का, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है, न्यूरॉन्स बन रहे हैं और उनका स्टोरेज भी हो रही है, रिलीज़ भी हो रही है, प्रोडक्शन भी हो रही है। तो एपिलेप्सी में क्या होता है कि एक्सेसिव या रैपिड डिस्चार्ज होता है न्यूरॉन्स का। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो जाती है नर्व इम्पल्सेस की, जिसकी वजह से पेशेंट में कॉन्शियसनेस उनकी लॉस हो जाती है, एबनॉर्मल मूवमेंट्स उनकी बॉडी में होती हैं। तो इसको हम कहते हैं एपिलेप्सी। और डिफरेंट टाइप्स के सीजर्स जो हैं वो पेशेंट की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं।
दो मोस्ट कॉमन जो है वो सीज़र की टाइप्स होती हैं। एक होते हैं पार्शियल सीज़र्स और एक होते हैं जनरलाइज सीज़र्स। पार्शियल सीज़र्स ऐसे सीज़र्स जो कि आपकी ब्रेन के किसी एक पार्ट को अफेक्ट करेंगे, उन सीज़र्स को हम कहते हैं पार्शियल सीज़र्स या फोकल सीज़र्स। और एक होते हैं जनरलाइज सीज़र्स। जनरलाइज सीज़र्स ऐसे सीज़र होते हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी को जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स, राइट हेमिस्फेयर और लेफ़्ट हेमिस्फेयर, दोनों को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो थ्रू आउट द बॉडी जो है वो ये सीजर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं बॉडी में। सब शुरू में ये लोकली मतलब कि ख़ास एरिया में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो एपिलेप्सी में जो है वो सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं पेशेंट की बॉडी में। क्यों प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि एबनॉर्मल जो है वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है न्यूरॉन्स का, इसकी वजह से। अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का। जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, इनका काम क्या है कि इन्होंने जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है न्यूरॉन्स का, उनको क्या करना है, इनहिबिट करना है। एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन्स को इनहिबिट करना है। किस तरह ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन्स को इनहिबिट करेंगी कि ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा पे जाके क्या करेंगी, एक्ट करेंगी गाबा को, कि एक्टिवेट कर देंगी। जब गाबा एक्टिवेट होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं होगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट नहीं होगा। ड्रग्स जो मोस्टली यूज़ की जाती हैं एपिलेप्सी के लिए, उनमें आती हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स। बेंजोडाइज़ेपिन आप डिटेल में एंक्सियोलिटिक और हिप्नोटिक ड्रग्स में पढ़ चुके हो। तो बेंजोडाइज़ेपिन्स के जितने आपने जो है वो पढ़े हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरेप्यूटिक यूजेस, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, तो वो बेंजोडाइज़ेपिन में जो आपने पढ़े हैं वही आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा यूज़ किए जाते हैं गाबा एनालॉग्स यूज़ किए जाते हैं। उसमें ड्रग आती है गाबा पेंटिन। और थर्ड जो है वो फेनेटोइन, वो यूज़ की जाती है। अब गाबा एनालॉग्स क्या होते हैं? एनालॉग होते हैं उस जैसे। तो ये क्या होते हैं? गाबा, इसमें ड्रग आती है गाबा पेंटिन। गाबा पेंटिन क्या है? गाबा का क्या है? एनालॉग है। गाबा का एनालॉग क्या है कि जो गाबा काम करेगी वही क्या है, जो है वो गाबा पेंटिन जो है वो काम करेगी। तो इनका काम क्या है कि इन्होंने गाबा रिसेप्टर्स पे जो है वो एक्ट करना है। लेकिन ये क्या करती है, ना तो गाबा रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करती है, ना ही गाबा रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज़ करती है, और ना ही ये खुद गाबा में कन्वर्ट करती है। बल्कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो अननोन है। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज़्म जो है वो अभी तक जो है वो मालूम नहीं हो सका कि ये किस मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो गाबा एनालॉग के तौर पे एक्ट करती है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के ये अनचेंज्ड फॉर्म में जो है वो किडनीज के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है, और प्लाज्मा प्रोटीन से ये बाइंड नहीं करती है। नेक्स्ट ड्रग आती है फेनेटोइन। फेनेटोइन का काम क्या है कि इसने वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स, इनको क्या करना है, ब्लॉक करना है। अगर इसको लो डोज पे यूज़ किया जाए तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स को ब्लॉक करती है, और अगर इसको हाई डोज में यूज़ किया जाए तो ये कैल्शियम चैनल्स को क्या करती है, इनहिबिट करती है। इसके थेरेप्यूटिक यूजेस क्या हैं कि ये दोनों टाइप के सीजर्स, पार्शियल सीजर और जनरलाइज सीजर्स, उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं कि ये स्किन पे रैश कॉज कर सकती है, या गम्स की हाइपरट्रॉफी कॉज कर सकती है। गम्स डिजीज़ जो है वो डिसऑर्डर्स जो है वो कॉज कर सकती है। गम्स में जो है वो सेल्स क्या कर सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है। गम्स में चेंजेस कॉज कर सकती है। तो ये इसके थे, ये थी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स।